जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे इकोनॉमिक्स के सीरीज का 5वां वीडियो है और आज का टॉपिक है आर्थिक विकास, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। ये हमारे सिलेबस का मुख्य हिस्सा है। इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आर्थिक विकास होता क्या है। हमारे सिलेबस में आर्थिक विकास दिया गया है और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग तैयार करेंगे। हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है, अर्थशास्त्र नहीं है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आइए समझते हैं कि आर्थिक विकास होता क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के सिलेबस को थोड़ा सा जान लेंगे तो इसको समझना और भी आसान हो जाएगा। तो हमारे सिलेबस में यानी कि प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में टॉपिक दे रखा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर एंड इनिशिएटिव दे रखा है। और इसके अलावा ईटीसी दे रखा है। ईटीसी अपने साथ बहुत ज़्यादा व्यापक टर्म लिए हुए है, इसको हम लोग समझेंगे। जिसे हिंदी में हम लोग देखें तो कहेंगे कि आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसके अंतर्गत सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले, ये सब शामिल होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। इसके अलावा एक शब्द है इत्यादि या ईटीसी। ये अपने साथ बहुत बड़े हिस्से को ले रखा है, यानी कि बहुत चीज़ें यहाँ नहीं दी गई है वो भी शामिल है। यानी कि इस तरह की चीज़ें, यानी कि जो सिलेबस में दे रखा है इस तरह की चीज़ों जैसा मिलता जुलता कोई टॉपिक आता है तो वो भी प्रारंभिक परीक्षा का मुख्य हिस्सा होगा। जिसके अंतर्गत आपको एग्रीकल्चर दिखाई दे सकता है, इंडस्ट्रीज भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये अलग से मेंशन नहीं किया गया है प्रारंभिक परीक्षा में, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि यहाँ पर इकोनॉमिक को उन हिस्सों को देखना है, यानी इकोनॉमिक के उन हिस्सों को देखना है जो सोशल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक के उन हिस्सों को देखना है जो सोशल डेवलपमेंट से दे रखा है। ये हमारे प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस का खुलासा हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आर्थिक विकास होता क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है। तो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र क्या होता है कि हम लोग जो अभी पीछे पढ़ चुके हैं, अर्थशास्त्र पढ़ चुके हैं ना, ये एक सिद्धांत होता है। तो अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था से संबंधित सब्जेक्ट के सैद्धांतिक पक्षों का विवरण होता है। तो हमने बताया था ना कि अर्थशास्त्र क्या होता है, सैद्धांतिक पक्ष होता है, प्रिंसिपल होता है, थ्योरी होता है। पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ अर्थशास्त्र के संबंध में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र आर्थिक विकास से संबंधित सब्जेक्ट के सैद्धांतिक पक्ष का विवरण होता है, जिसमें आपको जीडीपी नज़र आएगा, इन्वेस्टमेंट नज़र आएगा, सेविंग, बैंकिंग सेक्टर की चीज़ें नज़र आएगी, इन्फ्लेशन, मनी रेगुलेशन, टैक्सेशन, एफडीआई, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें दिखाई देगी थ्योरी के रूप में इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो अर्थशास्त्र आर्थिक व्यवस्था से संबंधित सब्जेक्ट के सैद्धांतिक पक्ष का विवरण देता है। तो यानी कि इकोनॉमिक्स एक प्रकार का सैद्धांतिक पक्ष हो गया। तो आर्थिक विकास क्या हो गया कि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को व्यवहार में लाता है। जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो अर्थशास्त्र है, जो सैद्धांतिक रूप में है, उसको व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। और ये कैसे लाता है, व्यवहार में लाता कैसे है कि ये वर्तमान परिदृश्य को तो बताता है और क्या क्या करते आए हैं इसको भी बताता है। यानी कि जो वर्तमान परिदृश्य है, प्रेजेंट सिनारियो, उसके बारे में भी आर्थिक विकास बताता है। और पहले से जो हम करते आ रहे हैं उसके संबंध में भी बताता है कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हमारे आर्थिक विकास की शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी भी ये जानकारी देता है। यानी कि 1947 आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद दो हमारे पास विभाजन रेखा होता है 1947 का। तो 1947 के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता कैसे है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा सा पीटी के सिलेबस का खुलासा हुआ। और पीटी का एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आप लोग मालूम ही है। अगर मेंस के एग्ज़ाम में बैठना है तो प्रीलिम्स का सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना होगा कि। और अगर बात करें अगर पीटी में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो इकोनॉमिक्स के हिस्से को ऑन एवरेज देखें तो ये 15 क्वेश्चन के बराबर होता है। मिनिमम देखेंगे 10 क्वेश्चन रहते हैं, मिनिमम मान के चलते हैं, और मैक्सिमम 21 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। और ऑन एवरेज 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 15% इसका वेटेज है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। ऑन एवरेज में हर बार अलग अलग चीज़ें बदल सकती है, इसको जान लीजिएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और पीटी के चीज़ों को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीटी के खुलासा करने के लिए कि ये प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना होगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपको गाइडलाइन प्रदान करेगा। इसके अलावा
प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे या उसको समझेंगे कि क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछा जा रहा है, तब हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे कि कौन सी मैगजीन काम करेगी, कौन सी मैगजीन हमारे लिए काम लायक है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद बुक्स पढ़ेंगे, कुछ थोड़े से इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे जो इकोनॉमिक्स के हिसाब से यूपीएससी के हिसाब से इकोनॉमिक के लिए लिखा गया है। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी की किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, अप टू 12th आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं किताबों का रेफरेंस भी दे रहा हूँ, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये पीटी की चर्चा करने के बाद मेंस में प्रवेश करते हैं। तो मेंस में सिलेबस को अच्छे से डिफाइन कर रखा है, मेंस में सिलेबस को अच्छे से डिफाइन कर रखा है प्रारंभिक परीक्षा की तुलना में। हम जानते हैं कि जीएस 3 में ये अपना आर्थिक विकास जुड़ा हुआ है। जीएस 3 में अलग अलग टॉपिक है जिसमें टेक्नोलॉजी आपको नज़र आएगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी नज़र आएगी, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी नज़र आएगी, इन्वायरमेंट नज़र आएगा, सिक्योरिटी नज़र आएगा, फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट नज़र आएगा। यहीं पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो इस सिलेबस में यानी कि इस पार्ट में ये अपना मुख्य भूमिका अदा करता है। अगर 250 नंबर का पेपर होता है मेंस का, उसमें इसका वेटेज 50% के लगभग इक्वल होता है। अगर बात करें तो 125 नंबर के मिनिमम आते हैं और मैक्सिमम 150 नंबर तक इससे पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो मान के चलते हैं ऑन एवरेज 54% इसका वेटेज है जीएस पेपर 3 में। तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ समझ में आएगा। तो इकोनॉमिक्स के थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ हमें नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्या पूछे जाएंगे, बहुत ही रोचक टॉपिक पूछे जाएंगे कि भूमि सुधार क्या होता है, लैंड रिफॉर्म। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे, अभी चल के मैं आगे अच्छे से इसको पढ़ाऊंगा कि भूमि सुधार क्या होता है, अधिग्रहण क्या होता है, भूमि का अधिग्रहण क्या, ये सारा का सारा मेंस का सिलेबस है, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहे थोड़ा रोचक टॉपिक आपको बता रहा हूँ कि एमएसपी क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, फार्म सब्सिडी, कृषि सहायकी क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि क्या होती है, ये सब जानने को मौका मिलेगा। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कैसे काम करते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। पीडीएस सिस्टम क्या है, तो ये सारा टॉपिक हम लोग समझेंगे। इस टॉपिक से हम लोग अपना परिचय बैठाएंगे। ठीक है, उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, प्रश्नों का लक्षण समझेंगे और इन प्रश्नों का विशेषता क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, उसका गुण अवगुण यानी कि लाभ हानि इससे क्या मिला हमें, इसकी क्या चुनौतियाँ हैं, इस चुनौतियों को निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, सरकारी योजनाएं कैसी है, ये सारा का सारा हमें नज़र आएगा मुख्य परीक्षा में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो एक तरह से हम कहेंगे कि ये जो इकोनॉमिक्स है डेवलप नहीं है हिस्ट्री जैसा, मतलब एक बार हो चुका कि बाबर आया या हुमायूं आया, ये डेवलपिंग होते रहता है, लगातार इसमें परिवर्तन आते रहता है। जैसे कि हम लोगों ने अपनी इकोनॉमिक्स की शुरुआत शिकार युग से की थी और वर्तमान में हम लोग उदारीकरण तक पहुँचे हुए हैं। तो देख रहे हैं ये लगातार डेवलपिंग हो रहा है, ये डेवलपिंग टॉपिक्स है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा सिलेबस का खुलासा। अब हम लोग थोड़ा सा अपना जो मेन टॉपिक है उसमें प्रवेश करते हैं, आर्थिक विकास। ठीक है, आर्थिक विकास को समझते हैं कि आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है। तो आर्थिक विकास 1960 तक कहा जा रहा था कि आर्थिक विकास किसी देश की अर्थव्यवस्था कितना विकास हुआ उसको लेकर कहा जा रहा था। तो हम लोग समझते हैं कि आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक बेंचमार्क लेते हैं 1960 तक आर्थिक विकास का मतलब होता था किसी देश की अर्थव्यवस्था का कितना विकास हुआ है, यानी कि उसकी जीडीपी कैसी है, पर कैपिटा इनकम कितना है, इसके आधार पर उस देश का विकास का मापन होता था। लेकिन धीरे धीरे इसके सिद्धांत में बदलाव आया और 1970 तक आते आते इसमें परिवर्तन होने लगा। अब यहाँ पर आर्थिक विकास का मतलब जीडीपी और पर कैपिटा इनकम नहीं है, इसके अलावा और सारी चीज़ें भी है। जैसे कि मान के चलते हैं कि 1960 में किसी देश की 100 रुपये इनकम है, ठीक है, जीडीपी है, और ये 1970 में 500 हो जा रही है। ठीक है, 500 हो जा रही है। तो यहाँ देखेंगे कि 100 रुपये से 500 रुपये हो गया, तो ये 500 रुपये किसके पॉकेट में गया, इसको जानने का प्रयास किया गया 1970 में। ये 500 रुपये देश के सभी लोगों के हाथ में है या कुछ लोगों के हाथ में आया, यानी कि ये वितरण कैसा हुआ है इस पर बात किया जाने लगा। इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर शामिल किया जाने लगा, यानी कि 500 रुपये का न्याययुक्त वितरण हुआ है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि नहीं, या कुछ ही लोगों के पास पैसा इकट्ठा होने लगा। 1% लोगों के पास क्या पूरे पैसे
इकट्ठे हो गए या ये सबके साथ न्यायपूर्वक वितरण हुआ है कि नहीं, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आने लगा। यहाँ से आर्थिक विकास का परिभाषा बदलने लगा। आर्थिक विकास का मतलब जीडीपी पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम नहीं है, बल्कि इसे और भी व्यापक सोचने की जरूरत है। और यह सिलसिला विकासशील एवं अविकसित देशों में खूब चला। ठीक है, तो 1970 तक हुआ। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1950 एक वर्ष आता है। 1950 एडी में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया पुनर्गठित होने लगी और यूएनओ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं आर्थिक मदद प्रदान करने लगी। यह अपने अनुसार दुनिया के देशों को वर्गीकरण किया, यानी कि यूएनओ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक अपने अनुसार दुनिया के देशों का वर्गीकरण करने लगे और वर्गीकरण के केंद्र में देश की अर्थव्यवस्था शामिल थी। इनके मापदंड अलग अलग जरूर थे, लेकिन इसके बावजूद भी तीनों संस्थानों का वर्गीकरण एक जैसा ही रहा, जिसमें सबसे पहला अपना आता है विकासशील राष्ट्र, जिसे डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, जहां पर कृषि व्यवस्था से ये लोग ऊपर उठ चुके थे। औद्योगिकरण की यहाँ शुरुआत हो चुकी थी, जैसे कि भारत, चीन, श्रीलंका इत्यादि देश। दूसरा है अविकसित राज्य, जिसे अंडर डेवलप कंट्री कहते हैं, और यहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था का मूल आधार होता है, जैसे कि उत्तर कोरिया और अफ्रीकी देश है, कंबोडिया और भी अन्य देश शामिल है। और तीसरा होता है कैटेगरी विकसित राष्ट्रों का, जिसे डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। ये औद्योगिक राष्ट्र होते हैं जहां पर जीवन स्तर और अर्थव्यवस्था उच्च स्तर पर पहुंची रहती है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश शामिल है और अन्य देश भी शामिल होते हैं। तो ये जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखकर थ्री कैटेगरीज ऑफ कंट्री में डिवीजन किया पूरे वर्ल्ड को। तो ये रहा अपना पहला आर्थिक विकास का मतलब। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि जो यह वर्गीकरण है विकासशील, अविकसित और विकसित राष्ट्रों का वर्गीकरण अर्थव्यवस्था के आधार पर चुना गया। यह 1960 तक चला। यह वर्गीकरण कब तक चला? 1960 तक। उसके बाद 1980 में दो अर्थशास्त्री आते हैं, अमर्त्य सेन जो कि भारत के होते हैं और महबूबुल हक पाकिस्तान के होते हैं, जो अविभाजित भारत के दोनों हो सकते हैं। तो इन्होंने वास्तविक विकास शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया? वास्तविक विकास, रियल ग्रोथ शब्द का प्रयोग किया इन दोनों ने। ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा। रियल ग्रोथ शब्द का प्रयोग किया और कहा कि लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, लोगों को शिक्षा की स्थिति कैसी है। इनके आधार पर इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को परिभाषित करने का प्रयास किया। यानी कि वास्तविक विकास के साथ ही मानव विकास का सूचकांक भी हमारे सामने नजर आता है। वो ठीक है, विकास तो ठीक है, ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन वास्तविक विकास हुआ है कि नहीं, इसके आधार पर पॉपुलेशन का चौतरफा विकास हुआ है कि नहीं, इस पर इन्होंने एक थ्योरी दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इन्होंने थ्योरी निकाला। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया कि 1980 के दशक में दो अर्थशास्त्री आए, अमर्त्य सेन और महबूबुल हक। इन्होंने वास्तविक विकास शब्द का प्रयोग किया, रियल ग्रोथ का इन्होंने शब्द का प्रयोग किया। क्या पूरी जो जनसंख्या है उसका चौतरफा विकास हुआ है कि नहीं, क्या केवल जीडीपी में ही वृद्धि हुआ है, लोगों के स्वास्थ्य में वृद्धि हुआ है कि नहीं, लोगों के शिक्षा की स्थिति सुधरी है कि नहीं। तो ये रियल ग्रोथ वास्तविक विकास के अंतर्गत इन्होंने शामिल किया। और वास्तविक विकास के साथ ही मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हमारे सामने सिद्धांत आता है। उसके बाद जीन डेरे, ये बेल्जियम बॉर्न इंडियन इकोनॉमिक्स हैं, तथा अमर्त्य सेन, ये दोनों कौन होते हैं? अमर्त्य सेन और इंडियन बॉर्न इकोनॉमिक्स, जीन डेरे एक किताब लिखते हैं भारत के संदर्भ में, और उस किताब का नाम होता है डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन। भारत में गरीबी के निराकरण को केंद्र में रखकर यह किताब लिखी गई थी। उसके बाद देखें कि अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच का हमारे सामने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, और इसके जरिए उन्होंने ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि अपने समाज एवं देश में ऐसा वातावरण बनाए कि अपने यहाँ रहने वाले लोग, यानी कि देशवासी अपनी क्षमता को जान सकें, और क्षमता को विकसित कर सके। जैसे कि भारत गाँव का देश है और यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा की व्यवस्था की गई, पर टीचर ही नहीं आ रहे हैं। तो इस कंप्यूटर का क्या उपयोग होगा? तो देशवासी अपनी क्षमता का उपयोग कैसे कर पाएंगे? ठीक है, देशवासी क्षमता का उपयोग नहीं करेंगे तो ये यूजलेस हो जाएगा। तो विकास के लिए सुविधा उपलब्ध करा तो रहे हैं, लेकिन ये यूजलेस भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? वस्तुओं के उत्पादन के साथ ही उनके उपयोग किया जाना भी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। ये कैपेबिलिटी अप्रोच के अंतर्गत अमर्त्य सेन कहते हैं। इन सब के बाद मानव विकास सूचकांक की बात की गई।
मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हर वर्ष रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है ना, हर वर्ष रिपोर्ट जारी करता है, इसको स्पेशल अलग से पढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये रिपोर्ट के रूप में कंप्राइजेज ऑफ 3 थिंग्स, ये 3 चीज़ों को लिए हुए रहता है, जिसमें सबसे पहला अपना है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो कितने वर्षों तक जीने की उम्मीद कर सकता है, ये इसके अंतर्गत आता है। जीवन स्तर कैसा है इसका, पोषक कैसा है इसका, पोषक कैसा है, बीमारियों के विरुद्ध इलाज ये करा पा रहा है कि नहीं, प्रसव की स्थिति कैसी है, माता को ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें शामिल होती है जीवन प्रत्याशा में। और भी पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे एसडीआई को। शिक्षा कैसा है, लिटरेसी, एडल्ट एंड प्राइमरी शिक्षा को शामिल किया। और जीवन स्तर कैसा है, जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के आधार पर जीवन स्तर को निकाला गया, और तीनों के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला गया, ठीक है। इन तीनों के आधार पर बनाकर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे हम लोग एसडीआई कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एसडीआई। उसके बाद द क्राइटेरिया स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1950 में हम लोगों ने जो देखा था कि यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने 3 देशों को बांटा था, पूरे वर्ल्ड के देशों को 3 भागों में बांटा था। डिवीजन ऑफ कंट्री वाज डन ऑन द क्राइटेरिया ऑफ अर्निंग, अर्थव्यवस्था के आधार पर डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप के रूप में पूरे विश्व को 3 भागों में बांटा था। फिर 1990 तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ, पहुँचते पहुँचते विकास की परिभाषा बदल चुकी थी। पहले विकास का मतलब सिर्फ अर्थव्यवस्था का विकास था, कितनी आमदनी हो रही है, कितना विदेशी व्यापार बढ़ रहा है, ये शामिल था। लेकिन 1990 तक आते आते इकोनॉमी, उसके आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत हेल्थ कैसा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, ठीक है, धन का वितरण कैसा हो रहा है, यानी कि एक जैसा तो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड तो नहीं हो रहा ना, ये सारा का सारा इकोनॉमिक विकास यानी कि आर्थिक विकास के अंतर्गत शामिल होने लगा। विकास में अब जो है, विकास में अब आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दृष्टि से आप कितने स्वतंत्र हैं, ये सभी चीज़ें शामिल होने लगी, ये सभी शामिल हो गए और आर्थिक विकास का कॉन्सेप्ट और व्यापक होता चला गया, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे शब्द प्रयोग आने लगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, ये आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो ये रहा आर्थिक विकास का एक परिचय। अब हम लोग अगले लेक्चर में आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने अपने आर्थिक विकास के लेक्चर में हम लोगों ने थोड़े सिलेबस पर चर्चा की कि सिलेबस में कितना वेटेज है, कौन से पेपर में कितना वेटेज है, ये हमने देखने का प्रयास किया। उसके बाद आर्थिक विकास का मतलब 1960 में क्या था, 1970 में क्या था और 1950 में कैसे पूरे विश्व को 3 भागों में बांटा गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 2 अर्थशास्त्री आते हैं 1980 के दशक में, अमर्त्य सेन और महबूबुल हक, और इन्होंने वास्तविक विकास शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है अमर्त्य सेन के कैपेबिलिटी अप्रोच के माध्यम से। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 1990 तक आते आते जो आर्थिक विकास का जो कॉन्सेप्ट था बहुत व्यापक हो गया, इसको हम लोगों ने देखा। तो अगले लेक्चर में हम लोग आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या होता है इसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज भर इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।